नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मुगल साम्राज्य का पतन इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपसे बात किया है बहादुर शाह प्रथम से लेकर के मोहम्मद शाह तक। इस दूसरे पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अहमद शाह से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक के शासन काल को। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अहमद शाह के बारे में, ठीक है। 1748 से लेकर के 1754 तक ये मुगल बादशाह रहा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बना। तो एक लंबे समय तक मोहम्मद शाह ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बना और इसके शासनकाल में यह बताया जाता है कि मुगल वित्त व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी और स्थिति ये आ गई थी कि अब सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये स्थिति जो है अहमद शाह के समय तक आ गई थी। और इसके समय में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके समय में राजमाता जिनकी उपाधि थी किबला ए आजम और जिनका नाम था उधम भाई, उनके हाथों में प्रशासन के सूत्र थे। और इसके समय में इसका एक प्रिय हिजड़ा था जिसका कि नाम था जाबिद खान। वो मुगल दरबार में अपना बहुत अधिक प्रभाव रखने लगा। तो फाइनली सफदर जंग ने उसकी हत्या करवा दी और अहमद शाह के वजीर ने ही, जिसका नाम था गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क, इसे अंधा करके जेल में डाल दिया। तो अब जो है फर्रुखसियर के बाद ये दूसरी घटना है। अब ये सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अहमद शाह के विषय में बहुत अधिक फैक्ट नहीं है। अहमद शाह की मृत्यु के बाद जो है आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1758 तक ये मुगल बादशाह बना और प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध 1757 में इसी के शासनकाल में लड़ा गया। तो 1748 से 54 तक अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 1754-1758 मुगल बादशाह बना, ठीक है। इसके पश्चात आलमगीर द्वितीय के पश्चात शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह बना और बहुत लंबे समय तक जो है इसने शासन किया। लेकिन इससे पहले एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूं कि आलमगीर द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। तो वहीं से बिहार से ही उसने खुद को मुगल बादशाह घोषित कर लिया। लेकिन उसी दौरान दिल्ली में इमादुल मुल्क जो कि वजीर था, उसने एक मुगल युवराज को, जिसका नाम था मुही-इल मिलर, उसको जो है मुगल गद्दी पर बैठा दिया शाहजहां तृतीय के नाम से। तो ये इस तरह का घटनाक्रम था कि एक ही समय में दिल्ली में शाहजहां तृतीय और बिहार में अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय एक साथ मुगल बादशाह थे। हालांकि शाह आलम द्वितीय को ही मान्यता मिली। तो शाहजहां तृतीय के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, मुगल साम्राज्य में वो कौन सा समय था जबकि दो मुगल बादशाह जो है शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसके पीछे कहानी, ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर क्या बना, मुगल शासक बन गया। लेकिन ये दिल्ली में नहीं है, राजधानी में नहीं है, ये बिहार में ही है, ठीक है। और इमादुल मुल्क ये चाहता भी नहीं है, जो वजीर है उसने तो शाहजहां तृतीय को गद्दी पे बैठा दिया, वो चाहता भी नहीं है कि ये जो है दिल्ली में आए, ठीक है। तो इसके शासनकाल के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया
और बक्सर के युद्ध में इसने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का सहयोग किया और एक गठजोड़ बना भारतीय शक्तियों का। उसमें एक तरफ तो मीर कासिम था जो बंगाल का अबदस्त नवाब था, एक तरफ अवध का नवाब था और एक तरफ जो है शाह आलम द्वितीय था जो कि मुगल बादशाह था। तो ये तीनों शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी और जैसा कि आप जानते हैं कि पराजित हुई। तो इस पराजय के बाद जो है दो संधि हुई इलाहाबाद में, एक तो अवध के नवाब से हुई और एक जो है शाह आलम द्वितीय से हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसी संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। और उसके बाद मुगल बादशाह इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, तो उनसे पेंशन लेने लगा और अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। दिल्ली खाली है, इलाहाबाद में रह रहा है। कौन रह रहा है? तो मुगल बादशाह। 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के ये 72 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर रहा। इसके बाद मराठे एक शक्ति के रूप में भारत में थे और ये भी शाह आलम द्वितीय भी छटपटा रहा था कि मुझे किसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस नजरबंदी से, इस संरक्षण से मुक्ति मिले। तो फाइनली मराठों ने यानी माधवराव सिंधिया ने, जो कि बहुत महान मराठा नेता थे, उन्होंने 1772 में शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लेकर के आए और दिल्ली की गद्दी पर उन्होंने इसको बैठा दिया और मुगल बादशाह घोषित कर दिया। तो 1772 से लेकर के 1803 तक शाह आलम द्वितीय एक प्रकार से मराठों के संरक्षण में था, लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहां से एक बार फिर से शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। तो शाह आलम द्वितीय पहला व्यक्ति था जो कि अंग्रेजों का पेंशनर बना। तो ये जो है अब फिर से अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, पहले 1765 से 72 तक, अब उसके बाद 1803 से 1806 जब इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख रहे हैं शाह आलम द्वितीय के समय अब मुगल बादशाह का कोई मतलब नहीं रह गया, अंग्रेजों के पेंशन पर मुगल बादशाह जीवित रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो ही गया। इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक अगला मुगल बादशाह रहा। ठीक है, तो इसके बारे में यह है कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बना और ऐसा करने वाला वो पहला मुगल बादशाह था। इसके विषय में बहुत अधिक फैक्ट नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि देकर के खुद को इतिहास में अमर कर लिया, क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था और उनको जो है अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड में भेजा भी था, जहां ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसी के समय में 1835 में मुगलों का सिक्का चलना भी बंद हो गया। तो अब मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति रही होगी, इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अब मुगलों का सिक्का चलना भी बंद हो गया। तो सिक्का क्या है? प्रभुता की निशानी है। हम क्या कहते हैं किसी के प्रभाव को दर्शाने के लिए कि उनका सिक्का चलता है उस क्षेत्र में। तो अब जब सिक्का ही नहीं चलेगा किसी का, तो वो किस नाम का संप्रभु, किस नाम का? ठीक है, तो सोवरेंटी का तो कोई मतलब नहीं। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बना, जिसका नाम उपनाम जफर था। ये शायरी भी लिखते थे जफर उपनाम से, तो इनका नाम जफर था और 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि ये कहा जाता है कि एक प्रकार से विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह प्रथम को घेर ही लिया था और कहा था कि भैया आपको नेता तो बनना ही पड़ेगा। तो अंततः जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि ये बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, इनके बस का उस तरह से कोई मामला नहीं था, लेकिन अब इन्होंने भाग ले ही लिया तो नेता बन गए। इन्हीं के नाम पर पूरी जो है क्रांति हुई।
तो जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इनके बेटों को तो गोली मार दी, इनको गोली उन्होंने नहीं मारा। इन पर मुकदमा चलाकर इनको कहा कि अब आपको भारत में रहना ही नहीं है, आपको रंगून चले जाना है, रंगून में ही रहे। ये 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक प्रिय का जो शेर है वो है जो इनकी स्थिति को बड़े अच्छे से बताता है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। क्या? न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ करार हूं। तो इस प्रकार से 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की घोषणा हो गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, मुगल साम्राज्य भी समाप्त होता है। अब ब्रिटिश राज भारत में आ गया, ब्रिटिश ताज का शासन भारत में प्रारंभ हो गया। तो ये बहादुर शाह द्वितीय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य का आखिर पतन कैसे जो है हो गया, क्या क्या उसके कारण थे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि औरंगजेब के शासन काल को ही माना जाता है कि यह मुगलों का सांध्य काल था। तो कोई एक दो कारण मुगल साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी नहीं थे, ये पूरा कारणों का एक समूह है। तो हम एक एक करके एक एक कारणों पर बात करेंगे। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति और धार्मिक नीति। तो देखिए, औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो 25 वर्षों तक इसने जो है दक्षिण के राज्यों के साथ संघर्ष किया, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि हुई, जिसने कि मुगल वित्तीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा था उससे जो है व्यापार, कृषि, इन सब पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की बात करूं तो ये सबसे कट्टर मुगल बादशाह था और इसने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करवाया और वो भी तलवार के बल पर। इसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद कोई था तो वो था कि हिंदू मंदिरों का विनाश। तो ये बहुत अधिक प्रसन्न होता था। पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया था हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का। तो इसकी जो धार्मिक नीति थी वो बहुत कट्टर थी और जिसने कि राजपूतों को, सिखों को, जाटों को, मराठों को इसके विरुद्ध कर दिया और वो भी संघर्ष को लालायित होने लगे। तो पूरा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो मराठा संघर्ष महाराष्ट्र से शुरू हुआ वो बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ा। दिल्ली के पास ही जाटों ने अपने शासन जो है कर लिया, स्थापित कर लिया। राजपूत भी मुगलों से, जबकि राजपूत जो है एक पिलर के समान थे, लेकिन वो भी इनसे दूर होने लगे। सिखों ने भी अपने से जो है बंता बहादुर के नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में काफी मुगलों से संघर्ष किया। तो ये इसके अलावा जोर उत्तराधिकारी व अयोग्य नेतृत्व। देखिए, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक के व्यक्तित्व पर ही बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं और ऐसे में औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक एक के बाद एक आए वो किस तरह के शासक थे ये उनकी उपाधियों से ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। तो बहादुर शाह प्रथम जो शासक बना औरंगजेब के ठीक बाद, उसकी उपाधि थी शाहे बेखबर। उसके बाद जहांदार शाह जो शासक बना उसे लंपट मूर्ख कहा गया। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया और मोहम्मद शाह उसे तो रंगीला कहा गया। वो इतना जो है सुरा और सुंदरी के व्यसन में डूबा रहता था कि उसे रंगीला कहा गया। और ऐसे में जबकि एक मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत थी, एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, तो मुगल गद्दी पर शाहे बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर
और रंगीला जैसे शासक बैठने लगे। तो कमजोर उत्तराधिकारी और अयोग्य नेतृत्व ने मुगल साम्राज्य को पतन के रास्ते पर ढकेलने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव और दरबारी गुटबंदी। तो देखिए, मुगल साम्राज्य में बहुत से क्षेत्रों के जो है अमीरों को स्थान दिया गया था। धीरे धीरे इन्होंने अपना एक गुट बना लिया, जैसे एक तुर्रानी गुट और एक अफगानिस्तानी गुट था। ये दोनों सुन्नी मुसलमानों के गुट थे। इसके अलावा एक ईरानी गुट था जो कि सिया गुट था। सिया सुन्नी का टकराव तो आप वैसे भी जानते हैं। इसके अलावा एक हिंदुस्तानी गुट भी था। हिंदुस्तानी गुट के ही सैयद बंधु थे। तो ये गुटों में विभाजित हो गए। जैसे मुगल शासक कमजोर होते गए, दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगा और सभी गुट के नेताओं का एक ही काम होता था महत्वपूर्ण, कि वो दूसरे गुट के लोगों के विरुद्ध मुगल शासक के कान भरते थे, उनकी निंदा करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के अवसरों की तलाश करते थे। तो पूरा दरबार जो है वो गुटों में विभाजित हो गया और एक दूसरे के विरुद्ध ही षड्यंत्र होने लगे। इसके अलावा उत्तराधिकार के नियम का ना होना। देखिए, मुगल जो साम्राज्य था उसमें उत्तराधिकार के नियम का ना होना मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने अपनी अदा की। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम ही नहीं था कि शासक की मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा। जबकि अगर हम देखें, राजपूतों में स्पष्ट ये नियम है और ये हजारों वर्षों का नियम है कि शासक का सबसे बड़ा पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मुगलों में इस तरह का कोई नियम नहीं था। तो तलवारों को ही निर्णय लेना होता था। तो तलवारें ही ये निर्धारित करती थी कि कौन अगला मुगल बादशाह बनेगा। अर्स्किन कहता है कि तलवार ही अधिकार की निर्णायक थी और प्रत्येक पुत्र अपने भाई के विरुद्ध अपने भाग्य को आजमाने के लिए उद्यत रहता था। तो ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के बाद ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने खुद ही उत्तराधिकार का युद्ध करके अपने भाइयों को मार के अपने पिता को कैद में डाल करके शासक बना था। लेकिन उस समय तक अमीरों का इतना प्रभाव नहीं हुआ था। तो उस समय यह होता था कि शासक उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेते थे और अमीर उनको सहयोग करते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद यह स्थिति पलट गई और अब क्या होने लगा कि एक प्रकार से अमीर ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध करते थे और वो अपना शासक चुनते थे। तो अमीरों की स्थिति बदल गई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। वही जो है किसी को पकड़ करके शासक के लिए युद्ध लड़ते थे। तो उत्तराधिकार के नियम के ना होने के कारण मुगल अधिकारियों ने इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया। अगर इस तरह का उत्तराधिकार का नियम होता कि शासक का सबसे बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा तो यह फिर परंपरा बन जाती, फिर कोई चाह करके भी किसी को नहीं बैठा सकता था मुगल गद्दी पे। लेकिन उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, बड़ा छोटा कोई भी बैठ सकता था। इसका लाभ जो है अमीरों ने उठाया और आपने देखा कि सैयद बंधुओं ने तो एक के बाद एक 4 लोगों को गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियर को बैठाया, रफीउद्दर्जात को बैठाया, रफीउद्दौला को बैठाया, मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। एक के बाद एक उन्होंने, तो इसका बहुत लाभ जो है अमीरों ने उठाया। ठीक है। इसके अलावा मराठों का उत्थान, तो ये जितने कारण हमने देखे ये तो मुगलों के आंतरिक कारण थे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने हिंदू पद पादशाही की एक संकल्पना को विकसित कर लिया था और उनका अंतिम लक्ष्य यही था
कि हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना। तो हिंदू पद पातशाही की स्थापना आखिर मराठे करते कहां? तो निश्चित रूप से मुगल साम्राज्य के भीतर ही हिंदू पद पातशाही की स्थापना करनी थी। तो इसका मतलब ही था कि अगर मराठों के हिंदू पद पातशाही की स्थापना होती है तो मुगल साम्राज्य का विनाश होना ही होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य जब तक रहेगा तब तक हिंदू पद पातशाही की स्थापना कैसे होगी। तो मराठों ने हिंदू पद पातशाही की संकल्पना को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई मुगल क्षेत्रों को, पूरा मालवा को बहादुर शाह, पूरा मालवा को बाजीराव प्रथम ने जीत लिया। तो मराठे बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे और यह माना जा रहा था कि मुगलों के पतन के बाद अगर कोई भारत में शक्ति के रूप में बनेगा या भारत को प्रशासित करेगा या भारत पे शासन करेगा तो मराठे ही होंगे। हालांकि मराठों का दुर्भाग्य रहा कि मराठों को रिप्लेस करके और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, नहीं तो सबको यह लग रहा था कि मुगलों को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो मराठे करेंगे। तो ये मराठों का उत्थान इसी समय हुआ। इसके अलावा इसी समय जो है औरंगजेब ने कर दिया था, सिखों का भी उत्थान हुआ। जाटों ने एकदम दिल्ली के पास में अपना राज्य जो है स्थापित कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक कारण, तो जो पूरा औरंगजेब का शासनकाल था वो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसका सारा जोर युद्ध लड़ने में और हिंदू मंदिरों को तोड़ने में ही लगता था। दक्षिण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा 25 वर्षों तक उसने जो है अभियान चलाया, जिससे क्या हुआ, जो सैन्य हानि हुई, जो लोगों की हानि हुई वो तो हुई ही हुई, इसके अलावा व्यापार की बहुत हानि हुई, इसके अलावा कृषि की हानि हुई, कृषकों ने कृषि करना छोड़ दिया। इन सब ने मिलाकर के जो है आर्थिक स्थिति को काफी खराब कर दिया। इसके अलावा विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण हुआ नादिर शाह का 1739 में। नादिर शाह दिल्ली चला आया, मुगल साम्राज्य की राजधानी में मुगल प्रजा को नादिर शाह ने और 20 से 30 हजार लोगों की गर्दन एक दिन में उसने कटवा दी। मुगल साम्राज्य की राजधानी में मुगल बादशाह उसके घुटनों पर बैठा था। इसने पूरी तरीके से खोखलापन मुगल साम्राज्य का स्पष्ट कर दिया सबको। उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली आ गया। अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली तक आ गया 1757 में जनवरी में। यहां पर उसने अपना एजेंट बैठा दिया जिसे मराठों ने भगाया। ठीक है, इसके अलावा सैनिक दुर्बलता, तो सैनिक भी अब जो है शिथिल पड़ने लगे थे। जैसे जैसे शासक कमजोर होता गया वैसे सैनिकों में भी कमजोरी होती गई। और एक जो दोष प्रारंभ से था मुगल साम्राज्य में, हालांकि उस समय तक राज्य तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यह दोष था ही कि केंद्रीय सेनाएं कम रखी जाती थी और सेनाएं जो है मनसबदारों के अधीन होती थी। तो मनसबदार का मतलब दो होता था, उसमें पद, एक सवार और एक जात। जात तो उसकी निजी आय और सवार यानी वो कितना सवार रखेगा। जैसे ये कहा गया कि 2000 पद है और 2000 जात है, इसका मतलब यह कि उसे 2000 घुड़सवार सैनिक भी रखने पड़ेंगे। तो जो मनसबदारों के अधीन सैनिक होते थे वो मनसबदारों के प्रति ही स्वामी भक्त होते थे, न कि मुगल बादशाह के। हालांकि औरंगजेब के समय तक, जब तक कि मुगल बादशाह मजबूत रहे तब तक तो वो मुगल बादशाह के प्रति वफादार रहे, क्योंकि उनका मनसबदार वफादार रहा। लेकिन जैसे ही ये कमजोर होने लगे तो उनकी जो स्थिति थी वो मनसबदारों के तरफ थी। इसके अलावा जो है एक इतिहासकार ये लिखते हैं कि व्यक्तिगत बहादुरी के गुण को अगर हम छोड़ दें तो मुगल सैनिकों में कोई ऐसा अवगुण नहीं था जो कि बाकी हो। तो वो अनुशासनहीन थे, विलासपूर्ण थे, निष्क्रिय थे। तो ये सैनिक दुर्बलता। ठीक है, तो
हमने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य का पतन आखिर क्यों हो गया, जिसे बाबर ने स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।